हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद खान और आज हम स्लाइड नंबर 1 में 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक लाइट एंड इट्स नेचर, प्रकाश एवं इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साधारण भाषा में प्रकाश क्या है, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि जब प्रकाश, उजाला, रोशनी होती है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके विपरीत प्रकाश की अनुपस्थिति में, अंधेरे में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यह कारक वास्तव में है क्या, इसको जानने के लिए हम संक्षेप में पहले इतिहास पढ़ते हैं। तो 1637 में दकार्ते नामक दार्शनिक ने प्रकाश को सर्वप्रथम कण कहा। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म, छोटे छोटे, पूर्णतः प्रत्यास्थ, लगभग नगण्य द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है, लेकिन इसकी कोई गणितीय व्याख्या नहीं की। इन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 1666 में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत की गणितीय व्याख्या की और इसके कुछ मुख्य बिंदु बताए। फर्स्ट पॉइंट, ये कणिकाएं पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, नगण्य द्रव्यमान की होती हैं, अलग अलग रंगों की कणिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। न्यूटन ने यह भी बताया कि इन कणिकाओं का वेग सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है, जो कि सर्वथा गलत है। लेकिन न्यूटन का मानना था कि जो कणिकाएं हैं उनका वेग सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। इसी दरमियान 1650 और 60 के मध्य हाइगेंस नामक वैज्ञानिक का अलग मानना था और उन्होंने प्रकाश को तरंग कहा। उन्होंने भी अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रकाश तरंग और तरंगाग्र के रूप में गमन करता है। अलग अलग रंगों की तरंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। ये तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइगन ने प्रारंभ में कहा कि ये तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, हालांकि वे प्रकाश तरंगें अंतस्थ प्रकृति की होती हैं। तो हाइगन यहाँ पर गलत थे। लेकिन उस समय तक केवल यांत्रिक तरंगों का ज्ञान था और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना अनिवार्य होता है। तो हाइगन ने एक काल्पनिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ, सर्वव्यापी माध्यम माना और उसे ईथर नाम दिया। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा माध्यम फैला हुआ है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है और विषैला है, उसे ईथर नाम दिया। उस माध्यम से होते हुए ये सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगें गमन करती हैं और उसके बाद वायुमंडल में गमन करती हैं। यांत्रिक तरंगों का वेग भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर बढ़ता है। तो इस सिद्धांत की मान्यता भी ये थी कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है, जो कि आगे जाकर गलत सिद्ध हुआ। 1665 में ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के विवर्तन की खोज कर दी। विवर्तन का शॉर्ट में अगर हम अर्थ समझें तो प्रकाश का अपने पथ से मुड़ना, अपने मार्ग से प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ जाना या उसका अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाना की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं और इसको 1665 में ग्रेमाल्डी ने बताया। 1669 में बार्थोलिनस ने द्विअपवर्तन की खोज की। द्विअपवर्तन का मतलब है कि आपतित प्रकाश अपवर्तन के पश्चात दो किरणों में बढ़ जाता है। एक साधारण किरण बनती है जिसे हम ई किरण कहते हैं और एक असाधारण किरण बनती है जिसे हम ओ किरण कहते हैं। और साधारण किरण ऑर्डिनरी रे ओ किरण और असाधारण किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण ई किरण के नाम से जानते हैं। साधारण किरण अपवर्तन के सारे नियमों की अनुपालना करती है, जबकि असाधारण किरण अपवर्तन के नियमों की पालना नहीं करती है। तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों का दो भागों में बढ़ जाना द्विअपवर्तन कहलाता है और इसे बार्थोलिनस ने 1669 में बताया। ये दो घटनाएं थी, ग्रेमाल्डी का विवर्तन और बार्थोलिनस का द्विअपवर्तन। इन दोनों को समझाना था न्यूटन या दकार्ते के कण का सिद्धांत के द्वारा या हाइगन के तरंग सिद्धांत के द्वारा। कण का सिद्धांत न तो विवर्तन की व्याख्या कर पाया और न ही द्विअपवर्तन की सफल व्याख्या कर पाया, परंतु तरंग सिद्धांत ने 1678 में द्विअपवर्तन की सफल व्याख्या कर दी और 1678 में ही हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत की गणितीय व्याख्या भी प्रस्तुत की और उसकी सहायता से द्विअपवर्तन को सफलतापूर्वक समझा दिया। इसलिए हाइगन के सिद्धांत का ईयर अधिकांश बुक में 1678 मिलता है, क्योंकि इस समय इसे गणितीय रूप से सुदृढ़ किया गया था। 1690 में हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत की सहायता से विवर्तन की, डिफ्रैक्शन की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी।
न्यूटन का सिद्धांत जहां फेल हो रहा था, वहीं हाइगेन्स का जो सिद्धांत था, तरंग सिद्धांत, वो कुछ सफलता प्राप्त कर रहा था। लेकिन फिर भी न्यूटन इतना प्रभावी था कि न्यूटन के सिद्धांत पर लोग ज्यादा विश्वास करते थे और हाइगन के सिद्धांत पर कम विश्वास करते थे। इसकी एक मुख्य वजह यह थी कि जो हाइगन ने ईथर नामक माध्यम माना था, लोग उसमें विश्वास नहीं रखते थे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद लगभग अगले 100 वर्षों तक न्यूटन के सिद्धांत को निर्विवादित रूप से माना जाने लगा। 1801 में सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया। व्यतिकरण को अगर हम संक्षेप में समझें तो जब दो कला संबद्ध तरंगें एक ही दिशा में संचित होते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होने पर चमकीली और काली फ्रिंजों का निर्माण करती हैं, तो उस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। 12th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे विवर्तन को भी, व्यतिकरण को भी और द्विअपवर्तन को भी। 1818 में फ्रेनेल ने तरंग सिद्धांत की सहायता से ही प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की। ध्रुवण का मतलब है कि प्रकाश के कंपनों को एक निश्चित दिशा या निश्चित तल में सीमित करने का प्रक्रम ध्रुवण कहलाता है। 1818 में फ्रेनेल ने तरंग सिद्धांत की सहायता से इसकी सफल व्याख्या की। 1850 में फूको ने प्रायोगिक रूप से यह प्रदर्शित किया कि पानी के अंदर प्रकाश तरंगों का वेग हवा की तुलना में कम हो जाता है, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश तरंगों का वेग घट जाता है, जो इन दोनों सिद्धांतों के विपरीत था, क्योंकि दोनों सिद्धांत ये कह रहे थे कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की तुलना में बढ़ता है। 1864 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और महान गणितज्ञ मैक्सवेल ने अपने गणितीय समीकरणों की सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होने की संभावना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि एक ऐसी तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती हैं और वो बिना माध्यम के गमन कर सकती हैं, और उन्होंने इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा। ये गणितीय व्याख्या थी, इसका कोई उस समय तक प्रायोगिक सत्यापन नहीं था। और मैक्सवेल ने यह भी माना कि जो प्रकाश है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक मुख्य गुण यह था कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। 1887 में हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम उत्पन्न किया। 1887 में ही माइकलसन और मोरले ने ब्रह्मांड में ईथर नामक माध्यम की अनुपस्थिति को बताया कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार का ईथर माध्यम नहीं है। लेकिन इस समय तक तरंग सिद्धांत को एक हेल्प मिल चुकी थी, और वो ये कि मैक्सवेल ने इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कह दिया था प्रकाश को, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर तरंग सिद्धांत को सपोर्ट मिल रहा था, यानी कि अगर यांत्रिक तरंगें नहीं है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। 1894 में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लैब के अंदर कुछ दूरी तक गमन करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कोलकाता की लैब में निर्मित कर ली। लेकिन उस समय हमारा देश अंग्रेजों की पराधीनता से गुजर रहा था, ज्यादा संसाधन नहीं थे, इसलिए इनका प्रयोग आगे पब्लिश नहीं हो पाया। इसका फायदा उठाते हुए 1895 में मार्कोनी ने इसी प्रकार उत्पन्न की गई विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश चैनल के आर पार लंबी दूरी तक संचरित कर दिया। इसलिए आज मार्कोनी को वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार का पिता कहा जाता है। तरंग सिद्धांत को कुछ सफलताएं मिलने ही लगी थी कि कुछ नई प्रॉब्लम्स, नई समस्याएं आगे आ गई। जैसे कृष्णिका स्पेक्ट्रम की व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पा रहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पा रहा था, कॉम्पटन प्रभाव यानी कि एक्स कणों का विवर्तन, उनका बारे में भी जो तरंग सिद्धांत था वो व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो 1900 में महान वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने एक नए सिद्धांत की खोज की, और उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, बंडल के रूप में गमन करता है, और उसे उन्होंने प्रकाश का क्वांटा या फोटोन कहा। तो मैक्स प्लांक ने 1900 में फोटोन सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इसके आधार पर कृष्णिका स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने
फोटोन सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, कि किसी सतह पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों के निकलने से धारा का प्रवाहित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कहलाती है। और इसकी सफल व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोन सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। 1922-23 के दरमियान कॉम्पटन ने एक्स किरणों के विवर्तन को समझाने के लिए भी मैक्स प्लांक के फोटोन सिद्धांत की सहायता ली और उसे सफलतापूर्वक समझाया। क्वांटम प्रभाव भी हमें आगे पढ़ना है। इसका मतलब है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर एक फोटोन आपतित करते हैं तो उस वस्तु से, उस आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और कुछ कम ऊर्जा के फोटोन, अगर इनकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है तो लैम्बडा डैश तरंगदैर्घ्य, इनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है और ऊर्जा घट जाती है कि नए फोटोन निर्मित हो जाते हैं। इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, जिसे हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो 1922-23 में कॉम्पटन प्रभाव अस्तित्व में आया। 1923 में वैज्ञानिक जगत इस दुविधा में पड़ गया कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको केवल तरंग सिद्धांत समझा पाता है, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इसको कणिका सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत समझाने में सफल नहीं है। जबकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाता है, केवल फोटोन सिद्धांत समझा पाता है, जैसे कृष्णिका स्पेक्ट्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनको तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत या फिर हम कहें फोटोन सिद्धांत दोनों समझाने में सक्षम है। कणिका सिद्धांत और फोटोन सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी फोटोन सिद्धांत में भी ऊर्जा का एक बंडल माना गया है, जिससे हम काल्पनिक रूप से कण का रूप ले सकते हैं। तो हम इन दोनों को लगभग समान कह सकते हैं, लेकिन ये संख्या अलग अलग है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण यानी कि सर्वरेखा संचरण, प्रकाश का अवशोषण, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको दोनों ही सिद्धांत सफलतापूर्वक समझाते हैं। तो वैज्ञानिक जगत इस दुविधा में था कि आखिर प्रकाश को हम कण कहें या प्रकाश को तरंग कहें। तो इसके लिए 1923 में एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में इस चीज का जजमेंट लेना था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तो महान वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने एक सुझाव दिया कि हम प्रकाश की द्वैती प्रकृति मान लेते हैं, हम प्रकाश को ड्यूल नेचर का मान लेते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु से उत्सर्जित होता है तो वह फोटोन के रूप में होता है, ऊर्जा के मंडल के रूप में होता है। जब वो गमन करता है तो तरंग के रूप में होता है। जब किसी सतह पर वापस पड़ता है तो वो फोटोन बन जाता है और इसे फोटोन तरंग कहा गया। क्या कहा गया इसे? फोटोन तरंग। द्वैती प्रकृति को मान लिया गया। 1924 में अपने सुझाव को ही ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली को विचार आया कि जिस तरह से प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, प्रकाश तरंग होते हुए भी कण का फोटोन का स्वरूप रखता है, क्या उसी प्रकार जो द्रव्य कण हैं उनके साथ भी तरंगदैर्घ्य जुड़ी होती है, यानी कि द्रव्य कणों की भी क्या द्वैती प्रकृति होती है। और इसके लिए 1924 में उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों की भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए और प्रत्येक द्रव्य कण के साथ जुड़ी हुई तरंगदैर्घ्य का मान उसके रेखीय संवेग के व्यक्रमानुपाती होता है। समानुपाती व्यक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये प्राप्त होता है लैम्डा बराबर h/p, जहां p का मतलब है उस कण का रेखीय संवेग, यदि उसका द्रव्यमान m है, वेग v है तो mv। लैम्डा बराबर h/p के द्वारा उस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या द्रव्य तरंगदैर्घ्य को हम निर्धारित कर सकते हैं। ये एक परिकल्पना थी, लेकिन 1927 में डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोग के द्वारा द्रव्य कणों की द्रव्य तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली की परिकल्पना और एक्स कणों के विवर्तन को सत्यापित कर दिया। तो आज हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वो निश्चित रूप से द्वैती प्रकृति रखते हैं। तो ये प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त इतिहास था। तो इस इतिहास से यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश को ऊर्जा का क्वांटा, ऊर्जा का बंडल, कण तथा तरंग के रूप में माना जाता है। इससे अगर हम प्रकाश के गुणों की बात करें तो प्रकाश अति उच्च वेग से गमन करता है। निर्वात में जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल है, उसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हालांकि किसी माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर यह वेग घट जाता है।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा के आधार पर E बराबर एच न्यू ऊर्जा का बंडल एच सी अपॉन लैम्डा, जहां लैम्डा तरंग है। इस ऊर्जा को दो भागों में, दोनों जो हमारे सिद्धांत थे उनके आधार पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम तरंग सिद्धांत को मानते हैं तो उसका मानना है कि यह ऊर्जा सतत रूप से गमन करेगी, और अगर हम ऊर्जा के बंडल या पैकेट या क्वांटा या फोटोन रूप को मानते हैं तो इसके अनुसार ऊर्जा असतत रूप से रहेगी। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर होता है, तो अत्यंत सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश तरंगें जो हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। क्वांटम सिद्धांत को माने तो प्रकाश क्वांटा फोटोन के रूप में गमन करता है। जो फोटोन है उसका भ्राम द्रव्यमान शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य होते हुए भी इसमें संवेग होता है, और इसका संवेग अगर यहां से हम P बराबर निकाले हैं तो P बराबर एच अपॉन लैम्डा के तुल्य होता है। इन दोनों सिद्धांतों को मिलाएं तो प्रकाश की द्वैती प्रकृति प्राप्त होती है, यानी कि प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश जो है वो अत्यंत सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य रखता है, और हम जानते हैं कि तरंगें इस रूप में गमन करती हैं, इन्हें हम स्रंगों को गर्त कहते हैं। दो क्रमागत स्रंगों और गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो अगर मैं प्रकाश को तरंग के रूप में प्रदर्शित करूं तो मैं इस तरह से प्रदर्शित कर सकता हूं। तरंग दैर्ध्य में हम बीच की वैल्यू ले लें 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसे हम लिख सकते हैं 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 3 जीरो को रिड्यूस कर दें, लैम्डा बराबर 5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। मिलीमीटर में बदलें तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 5 गुणा 10⁻⁴ मिलीमीटर, यानी कि 5/10,000 मिलीमीटर। यानी कि 5 मिलीमीटर के लिए अगर 10,000 भाग कर दें तो उतनी सूक्ष्म दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। अगर हम इस तरंग दैर्ध्य को 5 मिलीमीटर मान लें तो हमें इसके भी 10,000 भाग करने होंगे, तब जाके प्रकाश की वास्तविक तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। यानी कि हम उल्टा कह सकते हैं कि ये जो तरंग प्रदर्शित की गई है ये प्रकाश की वास्तविक तरंग दैर्ध्य को 10,000 गुना आवर्धित करके, बढ़ा करके प्रदर्शित की गई है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अत्यंत सूक्ष्म होती है। जब इसे स्थूल स्तर पर देखते हैं तो ये एक सरल रेखीय पथ, एक रेखीय पथ, ऋजु रेखीय पथ के रूप में प्राप्त होती है, और अगर इसकी दिशा के लिए एरो बना दें तो ये प्रकाश किरण कहलाती है। तो प्रकाश के संचरण के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरणों का कहीं समूह प्राप्त होता है, ग्रुप प्राप्त होता है, तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब अगर हम प्रकाश को परिभाषित करना चाहें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें खुद 7 प्रकार की होती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश जिसमें खुद में 7 रंग हैं विबग्योर के रूप में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसे हम सम्मिलित रूप से दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग विद्यमान होते हैं। इसके बाद अगला भाग आवृत तरंगें, इंफ्रारेड, उसके बाद सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव, और रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स। तो ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों की बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य, घटती हुई आवृत्ति के रूप में व्यवस्था है, इसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम प्रकाश को कैसे परिभाषित करेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना को उत्तेजित कर विभिन्न वस्तुओं को देखने में हमें सक्षम बनाता है, प्रकाश कहलाता है। यानी कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु से परावर्तित होने वाले प्रकाश जब हमारे मानव नेत्र पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है, उसे उत्तेजित करता है, उसकी संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तो वस्तुओं का आभास कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रकाश का विश्लेषण है। अब हम प्रकाश को जब किरण के रूप में मानते हुए अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी किरण प्रकाशिकी, और जब हम प्रकाश का अध्ययन वास्तविक स्वरूप तरंग के रूप में करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी तरंग प्रकाशिकी, यानी कि प्रकाशिकी ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है।
इसे दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है क्रम प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। प्रकाश को के संचरण के पथ को एक क्रम मानते हुए प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रिज्म आदि का अध्ययन करना क्रम प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। इसमें प्रकाश के वास्तविक तरंग स्वरूप के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये था हमारे पास प्रकाश और उसकी प्रकृति के बारे में कुछ मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।